सभी को गुड मॉर्निंग। रविंद्र जी, अंकुर जौहरी, प्रीति सक्सेना, हमारा नमस्कार। क्या हाल चाल है? अब मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ एक पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा हटा करके देखूं तो अब बहुत ज़्यादा आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि आपका रैंकिंग भी ठीक चल रही है और साथ ही साथ मैं ये भी नोट कर पा रहा हूं कि अब जो पेपर सेट होगा 10, 11, 12 का और लास्ट पेपर, ये सब 3.4 नंबर का सेट होगा। ठीक है? अब जितने भी पेपर सेट होंगे आज के बाद, आज तो 4 ही नंबर का सेट किया है, लेकिन पेपर में आपको क्वेश्चंस में बदलाव भी दिख रहा होगा। यानी पुराने क्वेश्चंस थोड़े मैं इसलिए उठाता हूं क्योंकि उन क्वेश्चंस की जरूरत है हमें, और वो क्वेश्चन आपको याद रहें, ऐसी हमारी उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपसे कनेक्ट, उन क्वेश्चन से आपको बेनिफिट हो जाए। ठीक है? एक बात तो ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि हेलो, मेरी वॉइस आप तक आ रही है? मेरी वॉइस आप तक आ रही है ना? क्वेश्चन रिपीट करने का पर्पज हमारा ये है, और दूसरा पर्पज हमारा ये है कि हम नए क्वेश्चन भी लगातार डाल रहे हैं। आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारे ऐप पर नए क्वेश्चंस भी आपको उपलब्ध हो रहे हैं। अब रविंद्र जी ने कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजे थे, मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने पढ़ देता हूं, और उनके जवाब अगर किसी को आते हो तो भेज दीजिएगा, और नहीं भी आते हो तो फिर मैं बता रहा हूं। ठीक? अभी स्क्रीन मैंने शो नहीं की है तो आपको दिखेगी कैसे? सोनाली, स्क्रीन जब मैंने शो ही नहीं की है तो दिखेगी कैसे आपको? ठीक? हाँ, वॉइस ही आएगी, स्क्रीन अभी नहीं आएगी आपको। जब स्क्रीन दिखाऊंगा तब स्क्रीन आएगी ना। देखिए, स्क्रीन आपको दिख गई। अब मैं रविंद्र जी के क्वेश्चन पढ़ देता हूं, पहले आप उन क्वेश्चंस को डिस्कशन करिए, फिर हमारा एक टॉपिक होगा और एमसीक्यू की जबरदस्त प्रैक्टिस होगी आज। और एग्जामिनेशन का हर पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके क्वेश्चन। सो रविंद्र जी का पहला क्वेश्चन है कि डिहाइड्रोजिनेज कंटेन्स, देखो अगर मैं पीडीएफ में दिखाता हूं, रविंद्र मैं पीडीएफ में अगर आपको दिखा पा रहा हूं, मेरे पास जो पीडीएफ है मेटेलो एंजाइम की, इसमें मैं दिखा रहा हूं आपको कि आपने अंडर, अगर क्वेश्चन बाई चांस गलत प्रिंट हो गया वो अलग बात है, लेकिन उसको इश्यू नहीं बनाइए। जैसे यहां पर लिखा है डिहाइड्रोजिनेज में जिंक, कोबाल्ट और मैंगनीज, तो यहां पर आपको जिंक ऑप्शन टिक करना चाहिए था, जिंक ऑप्शन टिक करना चाहिए था, जैसा कि मैं अपनी पीडीएफ में भी आपको दिखा पा रहा हूं कि अगर यहां पर कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो चाहे डिहाइड्रोजिनेज हो, समझ रहे हो ना? तो यार ये तो डिस्कशन करने, ये जितने भी क्वेश्चन आपने भेजे हैं, पता नहीं क्यों भेजे, मैं समझ नहीं पाया, जबकि ये सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो इन क्वेश्चन पर मैं उम्मीद करता हूं कि शायद डिस्कशन की कोई आवश्यकता नहीं है, डिस्कशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपने भेजा था, हाउ मच हाइड्रोजन वुड हैव डिफरेंट, नहीं पढ़ पा रहा हूं, डिफरेंट डिफ्यूज्ड, हाउ मच हाइड्रोजन वुड बी डिफ्यूज्ड अंडर अंडर identical conditions if 4 gram of oxygen is diffused through the a very narrow hole। तो अब आप ये बताइए जी, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, और हाउ मच हाइड्रोजन वुड बी डिफ्यूज्ड, जी इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया है 64 ग्राम, 16 ग्राम, 1 ग्राम। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का इसमें फार्मूला लगा दीजिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन में ग्रेहम्स लॉ का लगता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1। प्रगति 1 ग्राम आ रहा है, इसमें 1 ग्राम आ रहा है। जी, तो 4 ग्राम है। जी बताइए, आंसर निकालिए सभी लोग।
1 ग्राम आ रहा है। कैसे, आपने फार्मूला कौन सा लगाया? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, फार्मूला बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच हाइड्रोजन, तो अगर आपको R1 की वैल्यू लगा दिए, ठीक, 1 ग्राम आएगा, सही है, निकाल लेंगे। 4 रख दीजिए, 4 ग्राम। मॉलिकुलर वेट आप रख दीजिए 16, 4 चौक 16, ठीक है जी। 1 का रूट आ जाएगा, सही है, ठीक, शाबाश। कर लेंगे रविंदर जी, कर लेंगे इसे, बताइए रविंदर जी, कर लेंगे, चलो डन। इसके बाद शेप ऑफ XeO2 की बात की गई है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं यहां पर, XeOF2, अच्छा ये बताओ, 3 टर्म आपके सामने आ गए, 3 टर्म आ गए, सब लोग पहले डिस्कशन कर लो फिर पढ़ाते हैं, जरूरी है डिस्कशन, डाउट अगर आपको है तो। पहले तो इसकी शेप की बात करते हैं, तो यहां पर मैं ये ऐसे लाता हूं, ये ऐसे लाता हूं, ये ऐसे लाता हूं, ये ऐसे, यहां पर F लगा दूं, सॉरी XeO2 F4 होगा, O2 F2 है, 4 है, O2 है, F4 है, एक मिनट, O F2 है, सॉरी, तो यहां पर ये नहीं आएगा, वो F4 बन जाएगा, यहां पर आएगा XeO ऐसे, और F यहां पर, और F यहां पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये शेप बन जाएगी, ये शेप बन जाएगी। तो शेप की अगर बात आती है, शेप की बात आती है तो टी शेप बोला जाएगा। तो यार ये तो रविंद्र आपको आना चाहिए था, टी शेप आ जाएगी इसकी, ठीक है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d आ जाएगी। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें तो आपकी यहां पर ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आ जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एम आई राइट? हाँ, आंसर गलत है, दैट इज डिफरेंट थिंग। हाँ, ज्योमेट्रिक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वो आंसर तो सही मैं कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर गलत है, ठीक है, वो सब बातें एक्सेप्टेड है, इतना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, कॉन्फिडेंस जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए बच्चा, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाना चाहिए, बी इन कॉन्फिडेंस, ये बात आप नोट करिए, कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाना चाहिए। आप सही हैं तो सही हैं, आप सही हैं तो सही हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, ज्योमेट्री अगर पेपर में आए, एक्चुअल शेप ऑफ, एक्चुअल शेप ऑफ XeF2 आ जाए मान लो, तो क्या जवाब दोगे? अगर एक्चुअल शेप आ जाए तो क्या लगाओगे? लीनियर लगाओगे, ठीक है। देखो आपको बताने की कोशिश करूंगा, शेप का मतलब होता है, शेप का मतलब नॉर्मल शेप जो शो हो रही है, जहां पर केवल बॉन्ड पेयर्स काउंट होते हैं, ये शेप है। ज्योमेट्री का मतलब होता है, ज्योमेट्री का मतलब है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये बात। और एक्चुअल शेप का मतलब ज्योमेट्री है, एक्चुअल शेप का मतलब भी ज्योमेट्री ही है। शब्दों का खेल है भाई, ये शब्दों का खेल है। और दूसरी चीज, अगर शेप नहीं, मतलब शेप पूछा है, शेप पूछा है और ऑप्शन में, ऑप्शन में ज्योमेट्री ही दी है, ज्योमेट्री ही दी है, तो ज्योमेट्री को शेप मानना पड़ेगा, ज्योमेट्री को शेप मानना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक है शाबाश, स्ट्रक्चर पूछा है तो स्ट्रक्चर में आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ज्योमेट्री तो नहीं दी है। अगर ज्योमेट्री है और शेप ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ज्योमेट्री पर जाएंगे, ठीक है। और अगर ज्योमेट्री ऑप्शन नहीं दिया है तो मेनली शेप को काउंट करेंगे। तो ऑप्शन आपका स्ट्रक्चर पर अधिकतर शेप पर हम लगाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि हम लाइन बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है हम लोग बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, शेप काउंट होता है उस समय, ज्योमेट्री काउंट नहीं होती है। लेकिन अगर शेप दे ही नहीं रखी है तो ज्योमेट्री, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। दोनों दिए हैं तो शेप पर जाएंगे आप, दोनों दिए हैं तो शेप पर जाएंगे आप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, समझ में आ गया। शेप पर जाएंगे अगर दोनों दिए हैं तो। उसके बाद व्हेन एनर्जी इज फंक्शनल ग्रुप रीजन की एनर्जी तो यार मैंने बहुत पढ़ाई है, थोड़ा सही कर लो इसे। फंक्शनल ग्रुप रीजन मैंने पढ़ाया है, 4000 होती है, 4000 के आसपास होती है। ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं दिया है बाई चांस मिसप्रिंट हुआ है तो आप अपने हिसाब से रहिए, 4000 के आसपास जाती है मैक्सिमम, तो नन लगा दीजिएगा अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हाँ मतलब ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं फिर भी यार आप खाली परेशान हो रहे हो, सब आ रहे हैं आपको क्वेश्चन, वो ऑप्शन गलत दिए हैं वो अलग चीज है, छोड़िएगा इनको, आ रहे हैं आपको क्वेश्चन। हाँ 1300 से 4000 के बीच मैक्सिमम चलता है, तो उसी में रहिएगा, ठीक है। चलो कर लेंगे जी। अगर आपके डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्कशन करिए, बिल्कुल डिस्कशन करिए, निसंदेह डिस्कशन करिए, जरूरी है। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगा। अब ये बताइए क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूं उसमें आपको कुछ क्वेश्चन हटे हुए दिख रहे हैं नहीं, ये बताइए, कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, यस और नो? पुराने क्वेश्चन भी लगा रहा हूं और नए भी लगा रहा हूं। अब जितने भी पेपर आएंगे वो 3.4 नंबर का होगा, यानी पेपर अब बदलेगा। नेक्स्ट 10 तारीख से जितने भी पेपर आएंगे वो 3.4 मार्क्स का आएगा। एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स में जाएगा, टोटल 400 में से काउंट होगा, टोटल 400 में से काउंट होगा। अब आपकी एक्चुअल पोजीशन, जो पेपर 10 तारीख को होंगे, जो पेपर 11 को होगा, जो पेपर 12 को होगा और जो पेपर 15 तारीख को होगा, केवल 4 पेपर आपको और देने हैं मात्र। और उसके बाद आप बढ़िया ढंग से रिवीजन जरूर कर डालिए। बहुत परेशान, क्योंकि मैंने कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं, इनको आप जरूर पढ़, पहले मॉलिक्यूलर पढ़ा देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं। एग्जाम के हिसाब से ही सेट कर रहा हूं, केवल 2 घंटे का ही पेपर दे रहा हूं। अब आप कर उसे 4 घंटे में रहे वो अलग बात है। मैं 8 बजे से 10 बजे का ही पेपर सेट करता हूं, यानी टाइमिंग 2 ही घंटे की है, 2 आवर्स की ही दे रहा हूं। टेस्ट दिन में रखेंगे, बहुत लोग नहीं दे पाएंगे प्रगति, वो संभावना नहीं है, ठीक। टाइमिंग मैं अगर ब्लॉक वाली भी लगा दूंगा, अब केवल 8 से 10 ही कर दूंगा, फाइनल कर दूंगा, 8 to 10 लॉक कर दूंगा, टाइम लॉक हो जाएगा, 8 to 10 लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन 3.4 इंटू 125 इज इक्वल टू 425 का हो जाएगा। रिमेनिंग आप जो हैं वो इसमें से अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा। दो बजे से एग्जामिनेशन की पॉसिबिलिटी 2 से 4 होगी, जहां तक मुझे उम्मीद है। एडमिट कार्ड आने दीजिए, एग्जाम टाइम 2 से 4 होगा, तो 2 से 4 रख दें, लेकिन 2 से 4 में अभी आप परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, वो आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। चलो 2 से 4 सेट कर देंगे,
डिस्ट्रिक्ट का पता उम्मीद है कल परसों में लग जाएगा, कल तक उम्मीद है आ जाएगी डिटेल। 2 से 4 लगा दूंगा, चलिए ठीक, ओके। आ जाइए हम लोग आज मॉलिक्यूलर मोशंस की बात कर लेते हैं। इसमें ज्यादा टाइम मैं आपको नहीं दूंगा, और मॉलिक्यूलर मोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मोशन जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मोशन एग्जामिनेशन में आ सकता है, संभावना है। ठीक है, 2 से 4 में लगा देता हूं। उसके बाद देंगे, लेकिन अनलॉक करना पड़ेगा बस। फिर मेरे लिए एक टेंशन होगी, अनलॉक करना पड़ेगा, वो मेरे लिए एक बवाल हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं लॉक मत करवाइए। 2 घंटे में इतना तो समझदार हो यार कि 2 घंटे का एवरेज लेकर के पेपर दे सकते हो आसानी से। टेंशन ना लो भाई। चलो ठीक, आ जाइए अब जरा क्लास में आ जाइए सब लोग, छोड़ दीजिए सब चीजें, बात बंद। देखिए, जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर मोशंस की बात करते हैं तो एक एमसीक्यू आना यहां से उम्मीद मुझे लग रही है कि एक एमसीक्यू मॉलिक्यूलर मोशन से आ सकता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो भी मैटर होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल सही बात है जगमोहन जी, लॉक नहीं होगा। ठीक, लॉक नहीं होगा, बस खत्म बात, खेल खत्म, चैप्टर क्लोज। अब यहां बात करेंगे कि जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो पार्टिकल मूव नहीं कर सकते हैं। तो जब भी मॉलिक्यूलर मोशन काउंट किया जाता है तो आपने देखा होगा इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं। दे कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर मेन पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोटिस करिए। यानी कि सॉलिड के केस में, थोड़ा पेन को लाइट कलर में लेता हूं। अगर मान लीजिए वो अपनी पोजीशन पर हैं तो इसका मतलब है वो वाइब्रेट करेंगे, और गैसेस पार्टिकल में हैं तो वो रैंडमली मोशन कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर आ सकती है। ठीक है, ये पॉइंट जरूरी है, नोट कर लीजिए इसको कॉपी पर कहीं पर भी, कि सॉलिड में ही वाइब्रेशन मोशन काउंट होता है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं गैसेस स्टेट की तो उसमें फिर ये मोशन काउंट नहीं होता है, उसमें फिर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी काउंट हो जाती है। लिक्विड स्टेट कैन बी कंसीडर्ड एज ए इंटरमीडिएट स्टेट, और यहां पार्टिकल फिक्स नहीं रहते हैं, बट इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गैसियस के पार्टिकल से कम मानी जाती है और सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा मानी जाती है। ये बातें आपको पता रहे। मुझे मेरी बात समझ में आपको आ रही है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए जी, बोलिए। बात आपको समझ में आ पा रही, नहीं आ पा रही? ठीक है जी। अब आ जाइए हम लोग कितने टाइप के मोशन, अगर इन सब चीजों को देखें तो मोशन कितने टाइप के होते हैं बताइए जगमोहन जी। मोशन कितने टाइप के होते हैं? बहुत ही सबसे नंबर 1 मॉलिक्यूलर मोशन क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक, ये जानना जरूरी है। उसके बाद रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन भी क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। 1 मिनट का समय। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मोशन एक्चुअल में होता क्या है? मॉलिक्यूलर मोशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और मॉलिक्यूल इन द सर्टेन डायरेक्शन। तो यहां नोट कर लेना कि मॉलिक्यूलर मोशन एक्चुअली में मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट रहता है, वही मॉलिक्यूलर मोशन कहलाता है। एक बात नोट करना,
अब अगर हम लोग नोट करते हैं हीट, अगर मान लीजिए कहीं पर भी, तो आपने नोटिस करा होगा कि मॉलिक्यूलर मोशन आर अफेक्टेड बाय हीट एंड टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मॉलिक्यूलर मोशन को कौन इफेक्ट कर सकता है, बताओ मॉलिक्यूलर मोशन को कौन इफेक्ट कर सकता है, बताइए विच इफेक्ट मॉलिक्यूलर मोशन। तो विच इफेक्ट मॉलिक्यूलर मोशन, विच इफेक्ट मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन को कौन इफेक्ट कर सकता है, या तो हीट इफेक्ट करेगी या टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पर आप जानते हो कि ई क्या है, एनर्जी है। तो सिमिलरली हीट ट्रांसफर एनर्जी अमंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा ही देगी। एंड द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब आप ये बताओ कि हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। संजीव जी हमसे पूछ रहे थे सर ये फार्मूला आया कहां से, तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ ई से है, ई मतलब एनर्जी है, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, ई हो गया। E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है, लेकिन यहां पर ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया K इंटू टी। यहां पर K हमने कांस्टेंट मान लिया है, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, E एनर्जी है। अजय प्रताप, एम आई राइट? तो अब आपको याद रहेगा कि जब भी हम लोग बात करेंगे एनर्जी के मोशन की, तो वहां पर फार्मूला E इज इक्वल टू के टी चलता है। मनु समझ में आ रही मेरी बात? नहीं, मनु बताइए, आर यू एग्री विद मी? आप हमसे एग्री हैं? बोले। अर्चिता बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, और ये क्लास मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेनिफिशियल होगी एग्जामिनेशन में। जी चलिए ठीक है, तो ये फार्मूला समझ गए कि K इज इक्वल टू के टी के बराबर कैसे है, वो E एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, इसीलिए इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि आखिरकार ये कहां से आया। समझ में आया? दूसरी चलिए, अब अगर हम लोग मोशन की बात करते हैं, तो मोशन हमारे सामने डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, मोशन हमारे सामने डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, उनको आप जरा नोटिस कर लीजिए। नंबर वन ट्रांसलेशनल मोशन, सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन, उसके बाद नंबर 2 रोटेशनल मोशन, नंबर 3 वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पीजीटीज में। और नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक मोशन। अब यहां पर मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन में होती है, यानी कि अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक मोशन, उसके बाद आ जाती है वाइब्रेशनल मोशन में चाहिए होती है, वाइब्रेशन में, और सबसे कम रोटेशनल मोशन में चाहिए होती है। इस बात को भी नोट कर लीजिए आप, इस बात को भी कहीं पर नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है अपने आप। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तीनों का जो सम होता है वो एनर्जी का सम बन जाता है। अब ट्रांसलेशन का मतलब है मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, रोटेशनल का मतलब है अपनी जगह पर रोटेट कर दें, वाइब्रेशन का मतलब है जैसे स्प्रिंग की तरह वाइब्रेट कर जाएं अपनी जगह पर, और भाई ये किस में होगा, ये गैस में संभव ज्यादा है। ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो यानी कि गैसियस में ज्यादा पॉसिबिलिटी, लेकिन हम लोग यहाँ पर सॉलिड को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उन्हीं के केस में पढ़ना भी चाहते हैं। अब आ जाइए, इन्होंने बात की है कि हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मोशन लिए हैं, एक तो गैस लिया है, एक लिक्विड लिया है, और एक आपका सॉलिड लिया हुआ है। अगर आप जानते हैं कि गैस के पार्टिकल रैंडमली मोशन में रहते हैं, लिक्विड के पार्टिकल उतने मोशन में नहीं रहते हैं, और जबकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण पार्टिकल एक जगह पर दिखाई देते हैं। तो अगर इसमें हमने गैस का पार्टिकल भर दिया तो ये बेचारा रैंडमली मूव करेगा, ये क्या करेगा, अपना एक लिमिटेड डायरेक्शन, लिमिटेड अमाउंट में मतलब जगह मोशन करेगा, और ये बिल्कुल ही लिमिटेड अमाउंट में माइन्यूटली, क्यों, बहुत कम स्पेस होने के कारण। तो अगर हम लोग इन मैटर्स पर चलते हैं,
हम धीरे धीरे आपको सब समझाते चल रहे हैं, जरूरी चीजें बताते चलेंगे आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अब अगर हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पर चले आते हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर में हमने तीन चीजें देखी कि तीनों स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर आप अपने क्लास में भी पढ़ाते रहते हो, ये हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये बताओ कि इन वाइब्रेशनल मोशन मॉलिक्यूल मूव बैक एंड फोर्थ, वेयर एज इन ट्रांसलेशनल मोशन द मॉलिक्यूल रोटेट इन स्पेस। ये बात भी नोट करने वाली है, प्रीति नोट कर रही हो। इन वाइब्रेशनल मोशन मॉलिक्यूल मूव बैक एंड फोर्थ, आगे जाएगा और फिर वापस आएगा, जैसे स्प्रिंग खिंचती छोड़ दो। वेयर इज इन रोटेशनल मोशन द मॉलिक्यूल रोटेट इन द स्पेस। इन ट्रांसलेशनल मोशन मॉलिक्यूल मूव टू सर्टेन डायरेक्शन। Molecules of solid state are capable of vibrational motion due to strong intermolecular forces. रीजन जरूर, आप पेन कॉपी लिए हैं सब लोग, ये एक्चुअली में प्रिंटेड है, इसलिए हम यहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ नहीं बन पाएगी, ये टाइप्ड है इसके ऊपर, इसकी पीडीएफ जल्दी नहीं बन पाई, बिगड़ जाती, क्योंकि फॉन्ट नहीं आ पाते, बनाएंगे, समय चाहिए है हमें बनाने के लिए, वो समय हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है। तो आप इसे नोट भी कर लो, जिससे समय हमारा बचता रहेगा। तो वाइब्रेशनल मोशन में अधिकतर कहां देखा जाता है, पूछा जाए तो बताओ, वाइब्रेशनल मोशन कहां नोटिस किया जा रहा है ज्यादातर, बताओ सब लोग, वाइब्रेशनल मोशन कहां नोटिस किया जा रहा है, जल्दी बोलिए। सॉलिड्स में, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। सॉलिड में वाइब्रेशनल मोशन काउंट हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं आगे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए आपको क्लिक बार बार कुरेद रहा हूं। अब आ जाओ कि अगर हम लोग रैंडमली मोशन की बात करें, तो यहां पर रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन आपको गैसियस में दिखाई देंगे। रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन कहां दिखाई देगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन कहां, तो बताना कि रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन गैसियस में दिखाई देता है, क्योंकि पार्टिकल इधर उधर भागने की कोशिश कर सकते हैं, ये बात आप मान लीजिए। और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, ठीक है। जी, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी ज्यादा होता है, शाबाश, वेरी गुड, ये पॉइंट नोट कर लेना, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इन वाइब्रेशनल मोशन मॉलिक्यूल, ये तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हो गया, ये भी दिक्कत नहीं, ये भी हम, we can say that random motion is related to temperature, its intermolecular force of attraction, kinetic energy of the molecules and the heat transfer। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप खट से, बाकी कोई जरूरत नहीं नोट करने की, एक कागज ले लीजिए और पेन पेपर ले लीजिए और बिस्तर से तकिया हटा दीजिए। आप जो है जो तकिया लगा के धोख लगा के बैठे हुए हैं, वो गलत बात है, ठीक है। पेन ले लीजिए और बेड की जगह चेयर टेबल पर बैठ जाइए, अच्छी बात है, बहुत सारे लोग बेड पर बैठे हुए हैं, ठीक। तो अब आप इस चीज को नोटिस कर लीजिए, चलिए बेड पर भी बैठिए तो तकिया पे पेन कॉपी लगाइए, पीठ के पीछे मत लगाइए इसको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट अगर पूछा जाए कि मेजर ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन का मेजरमेंट किससे होता है, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाइए तो वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स लाइक एनएमआर, यूवी, मास, इंफ्रारेड कैन बी यूज्ड टू मेजर द मॉलिक्यूलर मोशन। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोशन को ज्यादातर नापने में हम लोग सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन। ये बात आप नोट करके रखना। एनएमआर तो है ही, एनएमआर तो मेन है, लेकिन सभी में आपने देखा होगा आईआर को प्रयोग करते हैं, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ये नोटिस करो अर्चिता, आप केवल एनएमआर का नाम लिख रहे हो, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर यहां पर चलते हैं, ये मॉलिक्यूल हमने ले लिया कार्बन के साथ में, तो कार्बन के साथ में आपने नोटिस कराते यहां से यहां और फिर यहां से यहां स्ट्रेचिंग भी थी, बेंडिंग भी थी। तो यहां पर ये सभी स्पेक्ट्रम हमारे काम आते हैं इनके मेजरमेंट में। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात आती है तो ईएसआर का भी नाम ले लेते हैं हम लोग, तो इसीलिए यहां पर सभी को नोटिस करना पड़ेगा। Each type of absorption indicate the certain types of the bond like absorption frequency of carbon and hydrogen bond
डिफरेंट फ्रॉम द HOH, यानी कि अब आपने देखा होगा OH के अंदर भी अलग स्ट्रेचिंग पूछी जाती है। प्राइमरी 1 डिग्री की अलग होगी, 2 डिग्री की अलग होगी, 3 डिग्री की अलग होगी, कार्बोनाइल ग्रुप की अलग होगी, पूछा नहीं था। तो इसका मतलब है हम सब तरीके की स्ट्रेचिंग और बेंडिंग प्लस उनका जो आपका फंक्शनल ग्रुप के रीजंस हैं उनको भी पढ़ते हैं। वो भी एक टाइप के वाइब्रेशन ही माने जाते हैं, वही फ्रीक्वेंसी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। समझ में आया आपको? कुछ समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही है? दूसरी बात आ जाइए, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 2025 के पीजीटी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, देखो अगर हम लोग, जगमोहन जी आपने पूछा है इन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा कौन सा हमने जो है यूज नहीं करना है, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप रमन स्पेक्ट्रम को यूज करेंगे तो उसको हम लोग मॉलिकुलर मोशन में पता यूज नहीं करते, वहां लाइट का काम होता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, the number of independent ways in which the molecules of the gas can move are called the degree of freedom। पहले तो degree of freedom की definition ही पता रहे कि the number of the vibrations which the number of independent ways in which a molecule of gas can move in called degree of freedom। ठीक है, तो ये बात भी पता रहे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन फिजिकल पैरामीटर इन फॉर्मल डिस्क्रिप्शन, ये बात आप नोट कर लेना, ये फिजिकल का नहीं है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है हीट का, और साथ में ही साथ पोलर नेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस बात को नोट करेंगे। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो कितनी कैटेगरी की कंसीडर की जाती है, समझिएगा। अब ये बताओ कि गैसियस मॉलिक्यूल हैज ए सर्टेन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सच एज द एबिलिटी टू ट्रांसलेट द मोशन एट इट्स सेंटर ऑफ मास थ्रू द स्पेस। यानी कि अगर मान लीजिए, हम अभी आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाएंगे, ये हमारे पास में 3 एक्सेस हैं। अब इन 3 एक्सेस में मोशन इस पर है, इस एक्सेस पर है, कि इस पर है, कि इस पर है, किस एक्सेस पर है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए, इफ अ मॉलिक्यूल हैज n नंबर, ये क्वेश्चन है, यहां से ये क्वेश्चन है, इफ अ मॉलिक्यूल हैज n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती हैं इन 3 डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल, बताइए। 3 डायरेक्शन हो सकती हैं, तो मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलिए कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है, पॉसिबल है 3 हो सकते हैं, तो 3n कर दिया गया है जी, याद रहेगा। तो इस फार्मूले को बच्चा नोट कर लो कहीं पर, इस फार्मूले को, मॉलिक्यूल की जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो Fn होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताओ कि किसी की वाइब्रेशनल एनर्जी, किसी भी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी क्या लिखोगे आप? kT लिखोगे, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लिखोगे आप? F इज इक्वल टू 3n लिखोगे। समझ में आया कुछ जी? समझ में आया कुछ? ये क्वेश्चन 2 फाइनल हो गए आपके, 2 क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद चले आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितनी एक्सेस होती है? एक्सेस बताइए फटाफट, एक्सेस बताइए जल्दी से। एक्सेस बताइए फटाक से। तीन एक्सेस होती हैं, ठीक, शाबाश। अब तीनों एक्सेस में अगर हम लोग चले आते हैं तो यहां पर ये एक्सेस 3 आपको दिखाई दे रही हैं। 3 पॉसिबल ट्रांसलेशनल मोशंस, 3 पॉसिबल हैं, 3 पॉसिबल ट्रांसलेशनल मोशंस ऑफ ए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर आपका मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बताओ, अगर मोनो एटॉमिक है तो कितने मोशन संभव हैं? एटॉमिक है तो कितने मोशन संभव हैं? तो मोशन यहां आपको 3 मिल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। इधर भी बॉल जा सकती है, बॉल आपकी इधर भी जा सकती है,
बॉल आपकी इधर भी जा सकती है, तीनों कंडीशन पॉसिबल है। शिवानी, क्वेश्चन इज क्लियर, कंसेप्ट इज क्लियर, बोलिए। रविंदर, क्वेश्चन इज क्लियर, एनी प्रॉब्लम? जी ठीक, शाबाश, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन पर अगर हम लोग यहां पर चलें, अ मॉलिक्यूल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिक वेज ऑफ मॉलिक्यूल में रोटेट इन स्पेस अबाउट इट्स कॉर्नर ऑफ द मास, about its center of the mass with change in the molecule orientation। अब अगर मोनो एटॉमिक गैस पर हम लोग चल रहे हैं, अब मोनो एटॉमिक गैसेस मॉलिक्यूल सच एज अ नोबल गैस पजेस नो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नोट करिए यहां पर, फटाफट नोट करो बेटा, नोट करो सुमित, कि अगर मान लीजिए मोनो एटॉमिक गैस है, जैसे नोबल गैस है, अगर नोबल गैस में मान लीजिए नोबल गैस आ जाती है, तो नोबल गैस के अंदर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? रोटेशनल 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 मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? बताओ, यहां लिखा है नो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जी प्रीति, टू लिख रही हो। अ मोनो एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल सच एज अ नोबल गैस possess no rotational degree of freedom, ठीक है, as the center of mass site directly on the atom and no rotation which creates change in the possible। तो यहां पर आंसर आपको जीरो लाना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। अब अगर पूछा गया कि अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइंग अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक, ध्यान दो जगमोहन जी, नोट करिए इस बात को, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इस समय आप मेरी बात सुने। यहां मोनो एटॉमिक की बात चल रही थी, यहां डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइंग अलोंग द वाई एक्सिस कैन अंडरगो रोटेशन अबाउट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई। तो इसका मतलब है कि यहां पर कितने मिल जाएंगे आपको? दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। और अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3 डिग्री ऑफ रोटेशन यहां आ जाएगी। तो ये नोट करना पड़ेगा। अब लीनियर नॉन लीनियर का फार्मूला भी आपको पता रहना चाहिए। बताओ लीनियर का फार्मूला क्या होता है, बताएंगे आप लोग? ये यहां पर दिया है कि अगर आपका बाई मॉलिकुलर है, ये मान लो एक मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें 2 एटम है, तो इसका मतलब है ये जेड एक्सेस पर भी जाएगा और एक्स एक्सेस पर भी जाएगा अगर वाई पे है। और इसी तरीके से अगर मान लो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल 2 एक्सेस घेरे रहेगा और एक एक्सेस पर चला जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर चल रही है। और इसके बाद अगर हम लोग वाइब्रेशनल मोशन की बात कर लेते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन सब का फार्मूला, जी लीनियर और नॉन लीनियर का फार्मूला अगर आप बता देंगे तो यहां देखो नोट कर लीजिए, ये है लीनियर का फार्मूला, बोलिए। नॉन लीनियर का और लीनियर का, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। लीनियर के लिए आपका आ जाता है 3n-5, और नॉन लीनियर के लिए आ जाएगा 3n-6। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। अब ये बताओ, ध्यान से सुनो, इसको देखो, यहां से एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है यहां से। अर्चिता, एमसीक्यू बन सकता है यहां से। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ठीक, जी ठीक है सुमित, बिल्कुल राइट है। ये आपका लीनियर के लिए है, ये आपका लीनियर के लिए है, और ये आपका नॉन लीनियर के लिए है, ठीक है, बिल्कुल सही। इसको नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, फार्मूला जरूरी है, जल्दी नोट करिए। ठीक, अब ये बताओ,
ट्रांसलेशनल में डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और यहां पर लीनियर मॉलिक्यूल में 3, मोनो एटॉमिक में 3, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में 3। रोटेशनल में मोनो एटॉमिक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालेंगे तो 0 आएगी मोनो एटॉमिक में, और आपका लीनियर मॉलिक्यूल में 2 आएगी, ठीक है, 2 आएगी, और यहां पर आपकी आ जाएगी नॉन लीनियर में 3। ठीक हो गया। टोटल ये फार्मूला आप नोट कर लेना। नॉन लीनियर में आपका फार्मूला यहां लिखा हुआ है 3n-5, और लीनियर में और नॉन लीनियर में 3n-6 लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए वाइब्रेशनल, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेशन वाला, जिस पर मैं येलो कलर लगा रहा हूं, इसको आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, n नंबर ऑफ एटम है। हो गया जी। अब ये बताओ, फॉर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम देयर इज एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ kT हो गया। ये हाफ kT और हाफ RT भी लिखा जाता है। क्वेश्चन नोट करो, ये दीपक अभी ऊपर जो मैंने बताया था उसी से निकाला गया है, कैलकुलेशन नहीं है। देखो यहां वाइब्रेशन तो मोनो एटॉमिक में 0 ही आएगा ना, वाइब्रेशन तो मोनो एटॉमिक में वाइब्रेशन होगा ही कहां अपने भाई। मोनो एटॉमिक गैस में अभी मैंने ऊपर पढ़ाया कि आपका मॉलिक्यूल अपने जगह पर रहता है, उसमें 0 मोनो एटॉमिक में वाइब्रेशन आते हैं। रोटेशन भी उसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि नोबल गैसेस में अभी मैंने ऊपर ही पढ़ाया कि रोटेशन, ये आपको ऊपर जो पढ़ाया उसी का कंक्लूजन यहां पर दिया है। ये कंक्लूजन मैंने जो ऊपर नोट किया है उसका कंक्लूजन है ये कंक्लूजन। भैया इसे नोट कर लीजिए कहीं पर, जो ऊपर डिटेल है, इसीलिए तो मैंने अभी इकट्ठा लिखा है। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा पीजीटी में 100%। ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए वरदान साबित हो सकता है इस एग्जामिनेशन में। नोट करो भैया, सब फटाफट इस बात को नोट कर लो। ये पीडीएफ नहीं बन पाई इसलिए बता देता हूं मैं, जहां जहां मेरा बस चलता है मैं काम करता हूं, और इस समय समय का अभाव है, और मैं चाहता हूं कि आपको जितना समय मैं अच्छे से दे पाऊं उसमें आपका भला हो जाए, तो वो ज्यादा बेटर है। यहां पर इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी ये नोट करिए, बहुत जबरदस्त। फॉर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम देयर इज एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्या आती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी हाफ kT और हाफ RT। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर पूछी जाए, मनु क्या बताओगे? क्या बताओगे यहां पर? बताओ, हाफ RT बताना या फिर हाफ kT बताना। इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक। यहां पर K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। 1 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपकी हो गई हाफ RT, ठीक। 1 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई आपकी हाफ RT एक में, और 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई आपकी kT। यही क्वेश्चन बनेगा, MCQ बनेगा। MCQ ये भी है, MCQ ये भी है, MCQ ये भी है। एक मोल के लिए है, 1 मोल के लिए है, बिल्कुल सही बात है। 5 मोल की बात करें, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। As regard the vibrational motion, 2 atoms oscillate against other, therefore both potential and kinetic energy of vibration involve 2 degree of freedom. So इसीलिए जब आपने नोट किया ये kT आया क्यों मनु, ये kT आया क्यों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आप नोट करेंगे, दो एटम जब ऑसिलेट करेंगे एक दूसरे के आमने सामने, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 2 इंटू 1/2 kT हो जाएगा, तो मतलब kT आ जाएगा। टोटल एनर्जी अगर पूछे तो रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला भी याद रखना। एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है, एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है, ये सभी एमसीक्यू बनेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक एक पॉइंट है, नोट कर लिए। इस दूसरे मोबाइल से फोटो उतार लीजिए जल्दी से, अगर मोबाइल दूसरा है तो उससे फोटो खींच लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा खट से। नहीं तो बताओ, मैं खींच के आपको व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं मोबाइल से खींच के, आप नोट करने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, मैं इसे खींच करके मोबाइल से फोटो और आपके व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ। ठीक, लीजिए मैंने क्लिक कर दिया और मैं आपको शेयर भी अभी तुरंत ही कर दे रहा हूँ। बस 1 मिनट का समय दो, मोबाइल से मैं झंझट ही खत्म, आप आराम से नोट करते रहना। ठीक, चलिए, तो इस पर जरूरी है, देखिए पहुंच गया होगा आपके व्हाट्सएप पर, मैंने भेज दिया है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है, जबरदस्त पॉइंट है। इसके बाद ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट टू बी नोटेड, फाड़ू यंत्र लगा दीजिए बिल्कुल यहाँ पर, बहुत मस्त क्वेश्चंस हैं। एज रूम टेम्परेचर द डिग्री ऑफ फ्रीडम नीड नॉट इंक्लूड द वाइब्रेशन मोड, हा एट रूम टेम्परेचर द डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉट नीड इंक्लूड द वाइब्रेशनल मोड। यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड को हम लोग नोट नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important. For the molecule vibrate in their normal mode, they require much higher energy which is not possible at room temperature. बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रूम टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो वाइब्रेशनल मोड इन्वॉल्व नहीं करती है, वाइब्रेशनल मोड इन्वॉल्व नहीं करती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिए। ठीक, एनर्जी कंट्रीब्यूटेड फॉर लीनियर मॉलिक्यूल क्या हो सकती है, ये लीनियर मॉलिक्यूल के लिए है, ये नॉन लीनियर के लिए है, दोनों का कंट्रीब्यूशन नोट करो, बहुत ही जबरदस्त। मतलब ये मान के चलो अमृत है भाई साहब, अमृत, अमृत है बिल्कुल, ये मान लो आपने। जूम कर दिया मैंने, इसे जूम कर दिया, चलो मैं ये भी भेज देता हूं, आप नोट मत करिए, मुझे पढ़ाने दीजिए, मैं इसको भेज देता हूं आपके पास जी, इसकी पिक लेकर के भेज देता हूं, 1 मिनट का समय दो बस। देखिए मैंने भेज दिया है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो ट्रांसलेशनल 3 बनेंगी, रोटेशनल आपकी 2 बनेंगी, और वाइब्रेशनल में 3n-5 का फार्मूला लगा दीजिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, ये नोट करो बेटा, ट्रांसलेशनल में 3 एनर्जी कंट्रीब्यूटेड एट रूम टेम्परेचर 3/2 kT भी लिख सकते हैं, इसे आप 3/2 kT भी लिख सकते हैं, जो गैसियस में पढ़ा था। रोटेशनल के लिए आप kT भी लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर यहीं पर आ जाते हैं, एनर्जी कंट्रीब्यूशन एट हाई टेम्परेचर पर, ये 3/2 kT रहेगा, ये भी वही रहेगा। इन दोनों पर ध्यान देना है कि हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये लीनियर मॉलिक्यूल है ना, तो इसलिए यहाँ 3 को यूज करना है। 1 मोल होता तो हाफ kT हो ही जाता हर जगह पर, लेकिन वाइब्रेशनल में ये नोट करना इनएक्टिव हो जाएगा, नो कंट्रीब्यूशन रहेगा, जबकि यहां पर 3n/5 kT हो जाता है, 3n/5 kT हो जाता है हाई टेम्परेचर पर। उसके बाद अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो नॉन लीनियर में ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, वाइब्रेशनल में 3n-6 हो जाता है,
एनर्जी का कंट्रीब्यूशन नोट कर लेना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 वो सेम रहेगा, दोनों में ही सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, और यहाँ पर नो कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर 3n-6 इंटू KT हो जाएगा। तो ये दोनों में सेम है, केवल डिफरेंस यहाँ पर 3n-6 का है, और वहां पर आपका जो नंबर है उनका वेरिएशन है। ट्रांसलेशनल में ऊपर 3 है और रोटेशनल में 2 है, जबकि यहां पर आपका दोनों में 3-3 है। ऐसा नोट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, फोटो भेज दिया है मैंने। अब ये आ जाओ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक, नोट करो इसे भी, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, सिंस अ मोनो एटॉमिक molecule consists of only single atom of a point mass, it has 3 degree of freedom and translational motion along the 3 coordinate axes. Example, inert gases जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये आ जाएंगे इसके अंदर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस की अगर हम लोग काउंट करते हैं तो सिंगल एटम की एक पॉइंट के अगेंस्ट ही होगी, तो ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक मॉलिक्यूल की 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, ठीक है। और अगर आप इन एडिशन इट हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है, 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर पर मानी जाती है। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए। ये भी बहुत जबरदस्त है, इसको भी मैं क्लिक करके आपको दिए दे रहा हूं। एक तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक को भी दे रहा हूं, आप नोट कर लो इन्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने पॉइंट्स में डाल लो, कहीं पर अपने पॉइंट्स में इसे डाल लीजिए, मैंने क्लिक करके आपको भेज दिया है। ठीक है, हो गया। इसके बाद आ जाइए, अगर हम लोग डायटोमिक में चले तो जैसे N2 हो गया, CO हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना इस चीज को। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल पर चले आइए। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आपको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मिलेंगी, ठीक है, एंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन में मिलेंगी, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका रूम टेम्परेचर पर मिलेंगी इसी की। एट हाई टेम्परेचर इट शोज द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करना शुरू कर देता है, तो टोटल 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएंगी यहां पर, ये बात नोट करिए। ठीक, ब्रीफ में ही है जगमोहन जी, इससे ब्रीफ और मैं कैसे बताऊं आपको, जो सब चीजें ऊपर दे रखे उसी इतना शॉर्टकट में ही लिखा है भैया मैंने, अब इससे ब्रीफ क्या करूंगा, अगर मैं यहां लिखूंगा तो यही लिखूंगा। मैं आपको शॉर्ट में फोटो क्लिक कर दे रहा हूं, भेज दे रहा हूं, मैंने ही इसको नोट करके यहां पर सब जो है वो करवाया है कि भाई आपको ये पॉइंट, ये 5 पॉइंट हैं आपके, 5 पॉइंट हैं, बहुत ज्यादा है भी नहीं, मतलब थ्योरी लिखी ही नहीं है, ना के बराबर लिखी है जी। हाँ, उसी का जो टेबल ऊपर है उसी का है, जो टेबल है उसी का एप्लीकेशन है जी। बिहेव एज ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जी। ट्रांसलेशनल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जी, कर लेंगे ना, चलिए ठीक, उसी का एक्सप्लेनेशन है ये। अब हमें एक चीज बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की कितनी होगी, पॉइंट एनर्जी, अगर एक मॉलिक्यूल एक सेंटर पॉइंट पर है तो उसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए, हाँ बस टेबल याद कर लो हो जाएगा। अगर ये पॉइंट है तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो एक ही मॉलिक्यूल है तो 1 इंटू हाफ, और ये आपका एनर्जी हो गई। ई कितना होता है, थ्योरी की जरूरत है ही नहीं, थ्योरी की जरूरत नहीं है, तो ये आपका हाफ, और E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, तो यहाँ पर एच न्यू के बराबर ये वैल्यू आ जाती है। थ्योरी की जरूरत नहीं है, वो टेबल पढ़ लो आप, थ्योरी की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ एच न्यू के बराबर आ जाएगी, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा हमारा, फार्मूला हो जाएगा हाफ एच न्यू। तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉइंट एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल,
तो यहां पर हाफ एच न्यू, उसमें उड़ने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें तो बस पॉइंट पढ़ लो, एट हाई टेम्परेचर इट शोज अ टोटल 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पर अगर हाई टेम्परेचर है तो H2O और ये 3 है, तो आप स्क्वायर बना दीजिए ना, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर द ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल पजेस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, ऑफ रोटेशन इन एडिशन। तो यहां पर आपने 3 इंटू 3 - 6 कर दो, तो 3 तिहाई 9 - 6 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आंसर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ ही रहा है। अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सब फार्मूले वही लगने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगना है। क्लियर है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये बताओ, पॉइंट एनर्जी हमेशा कितनी लिखोगे? पॉइंट एनर्जी हमेशा कितनी लिखोगे? पॉइंट एनर्जी हमेशा कितनी लिखोगे? हाफ एच न्यू लिखोगे। रीजन मैंने आपको बता दिया कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो इसका मतलब है E काइनेटिक एनर्जी, यहां पर E इज इक्वल टू आपका KT हो जाता है, KT हो जाता है। ठीक है, और ये आपकी हाफ जो काइनेटिक एनर्जी है, तो KE इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ KT हो जाता है, हाफ KT हो गया। और आप E इज इक्वल टू एच न्यू भी जानते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई है, क्योंकि E KT के बराबर है, एच न्यू के बराबर है, इसलिए आंसर यहाँ पर ये दे दिया गया। तो ये भी बहुत ही जबरदस्त है, इस फार्मूले को भी आप नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत आपके काम आने वाला है। ये सब चीजें क्वेश्चन बन करके आपके सामने उभरेंगी और आप उसका फायदा एग्जामिनेशन में उठा पाएंगे। ठीक है, नोट कर लेना इसे। ठीक, डन हो गया। चलिए, अब हम लोग ये पढ़ लेना। अब ये बताइए कि मुझे लगता है कि मैं जो आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में, इसे ब्रेक करूंगा यहीं पर, इसका नाम अलग दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज कुछ करा रहा हूं जरूरी, उनको आप कर लीजिए। अब सब चीजें क्लियर हैं, अब कुछ मैंने लगभग 99.99% हर चीज मैंने करा दी है। 99.999% मैंने हर चीज करा दी है। अब आप जो भी चीज चाहिए मेरे नोट्स में है, उसको पढ़िए बढ़िया ढंग से। ठीक, ज्यादा हाव भाव में ना फंसिए, ना ज्यादा लाव लाव में फंसिए। ज्यादा लाव लाव में फंसोगे पुराना रिवीजन खराब हो जाएगा। जो लोग नेट जेआरएफ के चक्कर में फंसेंगे बर्बाद हो जाएंगे, मतलब उनके क्वेश्चंस के चक्कर में ज्यादा ना फंसिए। अब आपको जो आ रहा हो उसी पर कॉन्फिडेंस, अब आपको ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल रिवीजन के लिए, हाँ जी, टाइम आपको अपना मिलना चाहिए। क्वेश्चन करिए, रिवीजन करिए। हमारे साथ टाइम खराब, मतलब हमारे टाइम खराब करने का मतलब है कि अगर हमारे साथ रहोगे तो टाइम 2-3 घंटे तो चले ही जाएंगे। चलिए खैर, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये से मैं कट कर रहा हूँ, इसके बाद एमसीक्यूज की वीडियो लाता हूँ आपके सामने। ठीक, ये मॉलिकुलर मोशन आपके में दिया है, गैसेस स्टेट में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अभी आता हूं दोबारा, 5 से 6 मिनट में वापसी होगी।